पर यहाँ पर प्रदीप जी जो कह रहे हैं वो बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बदला क्या है 2019 से अब तक की स्क्रिप्ट में। ऐसा क्या विकल्प के तौर पर कौन सा चेहरा दे दिया या किस मुद्दे का एक नैरेटिव विपक्ष बनाने में कामयाब हुआ है, या एक थकान, एक ऊब भी है। देखिए 10 साल कोई सरकार चले और हर जगह मैक्स का रखा हो तो छोटा मोटा नुकसान वो होना स्वाभाविक हो जाता है, पर छोटा छोटा जोड़कर अक्रॉस स्टेट्स होने लगे तो वो बड़ा आंकड़ा भी हो जाता है। नहीं, देखिए, ये कहना कि ऐसा 10 साल में क्या हुआ जिससे लोग वोट देने से गुरेज करें, मुझे लगता है कि ये सही है कि बहुत बड़ा सेक्शन अभी भी बीजेपी और मोदी जी के साथ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुद्दे नहीं हैं। बेरोजगारी का को अगर हम नज़रअंदाज करें तो शायद मुझे लगता है कि हम ये कम से मैं तो नज़रअंदाज नहीं कर सकता बेरोजगारी के मुद्दे को। जिस तरह नौजवानों को आप देखिए, उनके अंदर जो नाराज़गी है, महंगाई को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और संविधान वाला मुद्दा संजय खुद इस बात को मान रहे हैं कि वो एक आशंका जो गई है और जिसको समय रहते हुए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल नहीं किया। और इसमें किसानी भी कहीं जुड़ गई है, क्योंकि जो शीतल कह रहे थे उन्होंने खास जिक्र किया राजस्थान और हरियाणा का, और उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन की गूंज इन राज्यों में ज्यादा थी। देखिए, ये तो जो पूरा बेल्ट है हमारा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये तो किसान आंदोलन की ही बेल्ट है। और किसानी का मुद्दा तो पिछले 2020 का जब किसान आंदोलन हुआ था तब से लगातार इस क्षेत्र में गर्म है। उसमें किसान भी जुड़ गया, पहलवान भी जुड़ गया, महिला सम्मान भी जुड़ गया, बहुत सारे जाति समीकरण भी जुड़ गए। तो उसका मतलब जो है वो सारी चीजें क्या होता है ना, एक एक चीज इकट्ठी होती जाती है और फिर वो एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। कोई चीज एकदम अचानक नहीं होती है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी अगर जीत करके आए थे थंपिंग मेजोरिटी से, पहली बार किसी सरकार 30 साल बाद बहुमत मिला था, तो गुजरात में उनका जो पूरा उपलब्धियां थी, जो कामकाज था 13-14 साल का, और धीरे धीरे वो जुड़ता गया और यूपीए सरकार के खिलाफ जो नाराजगी थी वो एक तरफ इकट्ठा होती गई, और वो तब जाकर के एक परिवर्तन का एक बड़ा मुद्दा बना। आपने गुजरात का जिक्र किया, वो उदाहरण प्रदीप जी ने भी दिया कि 2022 में जब चुनाव हुए थे 10% वहां पर वोटिंग परसेंटेज गिरी, 156 सीटें ले गई 182 में से। तो यहां पर वोटिंग परसेंटेज, भाई अगर नाराजगी है, फर्ज कीजिए आप जो कह रहे हैं, शीतल कह रहे हैं, उसे मैं फेस वैल्यू पर लेता हूं कि नाराजगी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आरक्षण, संविधान सब जुड़ गए, तो लोगों को बढ़ चढ़ कर वोट करना चाहिए था, पर वो तो नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, मैं ये बात सही है, मैं प्रदीप जी की इस बात से सहमत हूँ पूरी तरह से कि वोट परसेंटेज कम होने या ज़्यादा होने से कोई चुनाव परिणामों का आकलन हम नहीं कर सकते कि लहर है कि नहीं है, लहर के खिलाफ है। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। जहाँ तक ये है कि बढ़ चढ़ के वोट करने की बात, तो अब सवाल यह है कि जिन वर्गों में इसको लेकर नाराजगी है, क्या वो बढ़ चढ़ के वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जिनमें इसका कोई असर नहीं है वो किस हद तक वोट कर रहे हैं। इसका अगर विश्लेषण किया जाए कि कौन कौन से वर्ग लोग ज्यादा वोट, जो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं अपने शहर का उदाहरण देता हूं, कानपुर का। अब बात हो रही थी तो कानपुर में 5 विधानसभाएं आती हैं, उसमें जिन विधानसभा क्षेत्रों में सवर्णों का वर्चस्व है 2, वहां वोट परसेंटेज कम हुआ, और जिनमें पिछड़ों और मुसलमानों का वर्चस्व है वहां वोटिंग ज्यादा हुई। अब ये डिटेलिंग तो 4 तारीख को वहीं वहां पर तो सुई अटकी हुई है। लेकिन एक आखिरी सवाल, प्रभु, प्रधानमंत्री का ये कहना, और ये बिहार में कह रहे हैं कि मेरी अपनी कोई विरासत नहीं है, मेरी विरासत भी आप हैं और मेरे वारिस भी आप हैं, ये एक संशय का सवाल बीजेपी की लीडरशिप की, हु आफ्टर मोदी। आज तक सवाल यह था कि मोदी के सामने कौन, यहां सवाल क्या यहां यह भी आ गया है कि मोदी के बाद कौन, और उस पर फिर से सफाई देनी पड़ रही है प्रधानमंत्री को। नहीं, ये तो सवाल उन्होंने, मोदी जी अपने हिसाब से नैरेटिव को डिसाइड करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि अब बिहार की, जैसे आपने बात की है कि वहाँ सीटें ज़्यादा नहीं हैं, कि 10 भी मिल जाए तो बहुत हो जाएगा। बिहार की सूचना देखिए, एक तो तेजस्वी यादव सबके ऊपर भारी पड़ा हुआ है, सबके, उसके खिलाफ कौन है, प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर 12 बीजेपी के हैं, अपने नीतीश कुमार जी हैं। अगर नीतीश इनके मुकाबले वो 12 सीटें या 10 सीटें लेकर के आ जाता है, ये बहुत बड़ी जीत तेजस्वी यादव की होगी। एक 31-33 साल का लड़का लेके आता है, पहले ये बात पड़े। दूसरी, ये परसेंटेज, मोदी जी ने कहा कि मेरी विरासत जो है वो अपने आप को जनता से जोड़ना चाहते हैं। इंदिरा गांधी भी अपनी पार्टी से उठ करके डायरेक्ट संवाद करती थी अपने लोगों के साथ, वो पार्टी और इंदिरा गांधी सीधी जनता के साथ जुड़ जाती थी। मोदी जी में भी कला है, उससे बढ़िया कला है कि फिर से जनता से जुड़ाव का एक और रास्ता निकाल रहे हैं, खोज रहे हैं। और हम राजनीतिक परिदृश्य क्या है, कहाँ खड़ा है चुनाव, वो खोजने की कोशिश करते रहे थे। खोज तो जारी रहेगी, असल काम
दूध का दूध पानी का पानी 4 जून को होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।